नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर वर्मा और जैसा कि आप सभी को पता है कि उड़ान आईएएस अकादमी आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर आर्थिक सर्वेक्षण की एक श्रृंखला लेकर आई है, जिसके अंतर्गत योजनाओं की भी एक श्रृंखला उसके पैरेलल चलाई जा रही है। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में देखेंगे वानिकी से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में और जानेंगे कि ये योजनाएं किस प्रकार आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और किस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में इस सेक्शन से पूछ सकता है। तो चलते हैं हमारे पहली योजना की तरफ। चले, तो हमारी पहली योजना है वन धन विकास केंद्र योजना। देखिए, आपको जैसा कि पता होगा कि हम लोग का जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा है या यूं कहें कि दक्षिण छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, वो जनजातीय बाहुल्य स्थल है, साथ ही वनोपज संग्रहण का गढ़ मान सकते हैं आप उसको। ठीक, तो वनोपज संग्राहकों को लाभान्वित करने के लिए चलाई जा रही एक योजना है। कौन सी? वन धन विकास केंद्र योजना, जो प्रारंभ किया गया है अप्रैल 2018 से। ठीक, इस योजना का उद्देश्य क्या है? आदिवासी समाज को प्रेरित करना। किस चीज के लिए? वनोपज संग्रहण के माध्यम से आर्थिक लाभ पहुंचाना और उनके पुश्तैनी काम करने हेतु प्रेरित करना। ठीक, दूसरा चीज, जनजातीय क्षेत्र के निवासियों को इमली, महुआ भंडारण व फसलों के मूल्यवर्धन संबंधी जानकारी प्रदान करना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बस्तर वाला जो क्षेत्र है वो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है और दूसरा वनोपज संग्रहण का गढ़ है एक प्रकार से। ठीक, तो वहां पर जो पुराने लोग हैं, ठीक है, या यूं बोले जो आदिवासी लोग हैं, वो काफी भोले भाले होते हैं। तो उनके इसी भोलेपन का फायदा उठा करके पुराने समय में क्या होता था, जो बाहरी व्यापारी आते थे, आपने पढ़ा होगा कि मराठे यहां पर आए, अंग्रेज यहां पर आए, वो उनका शोषण करते थे आर्थिक रूप से। ठीक, और नमक के बदले आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो बहुमूल्य वनोपज है उनको ले लिया करते थे केवल नमक के बदले। ठीक, तो आज के समय में उनका शोषण ना हो, ठीक है, आदिवासियों का शोषण ना किया जा सके, इसके लिए वन धन विकास केंद्र योजना है, ये प्रारंभ किया गया है। ठीक है, या यूं बोले कि आदिवासियों द्वारा संग्रहित वनोपजों का सही मूल्य दिलाने के लिए ये जो योजना है ये कार्य कर रही है। तो इसी योजना के अंतर्गत पहला वन धन विकास केंद्र, ठीक है, वन धन विकास केंद्र वह स्थान है जहां पर उन आदिवासियों द्वारा संग्रहित किए गए वनोपजों का विपणन किया जाता है, खरीदी की जाती है। ठीक, तो पहला वन धन विकास केंद्र कहां खोला गया? बीजापुर जिले में खोला गया है। ठीक, तो अगर आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें कम से कम 60 शब्दों में तैयार कर लें। इसके अलावा यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जो एमसीक्यू बेस्ड है, तो वहां पर इन फैक्ट्स पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक, जैसे कि ये पहला फैक्ट हो गया और बीजापुर जिला जहां पर पहला वन धन विकास केंद्र खोला गया है, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, हमारी अगली योजना है इंदिरा हरेली सहेली योजना। ठीक, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारा क्षेत्र जो है वो अम्लीय मृदा होने के कारण अनउपजाऊ हो जाती है, वहां पर आप फसल नहीं उगा सकते हैं। तो उन क्षेत्रों से जुड़े हुए जो किसान हैं उनको आर्थिक लाभ कैसे पहुंचाया जाए, इसी चीज पर बेस्ड है आपका इंदिरा हरेली सहेली योजना, जो प्रारंभ हुआ है जून 2001 से। कहां से हुआ? दुर्ग के पाटन क्षेत्र से। ठीक है, दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र से ये जो इंदिरा हरेली सहेली योजना है ये प्रारंभ की गई है। ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारा जो हिस्सा है, बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो अनुर्वर है, अनुपजाऊ है। ठीक, तो इस योजना के अंतर्गत वो जो भूमि है वहां पर फलों के पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, यानी यूं बोल सकते हो कि जो फलोद्यान है उनका विकास किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। ठीक, इससे क्या होगा? जो उस जमीन से जुड़े हुए किसान हैं उनको आर्थिक रूप से लाभान्वित किया जा सकता है। ठीक, उद्देश्य में अगर आप देखें तो क्या है? अनुपयोगी भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर, ध्यान देंगे क्या लिखा है? फलदार वृक्ष लगाकर ग्रामीणों एवं सीमांत कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। ठीक, दो चीजें आप याद रखेंगे। पहली चीज,
फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं और ये जो पेड़ है वो नर्सरी से इनको मुफ्त में प्रदान किया जाता है। ठीक। और दूसरी चीज, आर्थिक स्थिति में सुधार करना। किनकी? वो जो ग्रामीण और सीमांत कृषक हैं, जिनकी वो जमीन है, उनको इस योजना के द्वारा लाभान्वित किया जाता है। क्लियर? चलिए, हमारी अगली योजना है छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा योजना। ठीक, आपने नाम सुना होगा कैंपा योजना, बहुत बार नाम सुना होगा। ठीक, लेकिन कैंपा है क्या? ये जो कैंपा है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंपनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन फंड एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक, जो काम क्या करता है? देखिए, 2006 में एक एक्ट आता है जिसमें यह कहा जाता है कि भाई आप वन तो काट रहे हैं, लेकिन उसके बदले में क्या कीजिए? भुगतान कीजिए। और उस भुगतान को किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा केंद्र को। फिर केंद्र द्वारा वही पैसा राज्य को पहुंचाया जाता है और राज्य सरकार को यह कहा गया कि आप इस पैसे का उपयोग कीजिए किसके लिए? विकासात्मक कार्यों के लिए। ठीक है, तो यही क्या है? आपका कैंपा योजना है। ठीक, तो हमारे यहां छत्तीसगढ़ में ये जो कैंपा योजना है इसका प्रयोग किया जाता है नरवा विकास के लिए। आपने सुना होगा ना, जो सुराजी गांव योजना में नरवा, गरवा, घुरवा, वारी, तो उसमें नरवा विकास यानी जल संसाधन का जो प्रयोग है, या यूं बोले कि जो जल संसाधन को बढ़ाने का जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत इस कैंपा मद का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इस कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? मुख्य सचिव। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होता है? वनीकरण यानी कि और पेड़ लगाना, वन संरक्षण, वन को बचाना, वन्य प्राणी सुरक्षा। आपने सुना होगा अभी कंजर्वेशन फॉरेस्ट बन रहा है हमारे यहाँ, लेमरू अभ्यारण्य। ठीक है, तथा प्रबंधन, वन्य प्राणी सुरक्षा तथा प्रबंधन, अधोसंरचना विकास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नरवा विकास योजना के अंतर्गत इसके फंड को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एवं प्रबंधन, अधोसंरचना विकास एवं प्रबंधन। ठीक, तो इन फंड में इसको या इस मद में इसको प्रयोग किया जा सकता है। आइए थोड़ा और जानते हैं इस कैंपा के बारे में। चलिए, तो कैंपा का फुल फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन है? मुख्य सचिव होते हैं। ठीक है, यह एक कोष है जिसकी स्थापना 2006 में क्षतिपूरक वनीकरण के प्रबंधन के लिए की गई थी। ठीक है, क्षतिपूरक वनीकरण मतलब क्या होता है? जो वन काटे गए हैं उसके बदले में जो पैसा आया है वो। ठीक है, दूसरी चीज, कैंपा एक्ट है क्या? इस अधिनियम का मुख्य ध्येय, मुख्य उद्देश्य वन क्षेत्रों में होने वाली कमी के बदले प्राप्त राशि का संधारण और उसका पुनः वनीकरण में निवेश करना है। ठीक है, तो यही एक्ट को 2016 में संशोधित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ये जो पैसा आ रहा है निर्वनीकरण से, उसको आप विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करें। और इसीलिए वो जो पैसा है वो किस में आता है? हम लोग का किस में प्रयोग किया जाता है? नरवा योजना के अंतर्गत। ठीक है, अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण कोष तथा राज्यों में राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष बनाए गए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये जो कैंपा योजना है वो बेसिकली केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? जो निर्वनीकरण होता है, वनों को जो काटा जाता है राज्य सरकार के द्वारा, उसके बदले जो पैसा मिलता है राज्य सरकार को, ठीक है, वो उसका कुछ हिस्सा किसको भेजती है? केंद्र सरकार को भेजती है। तो केंद्र सरकार उस पैसे को पुनर्आवंटित करती है राज्यों में और राज्यों को ये बोलती है कि आप इस पैसे का प्रयोग फिर से वनीकरण में करो। ठीक है, 2006 से 2016 तक यही होता था। 2016 में यह बोला गया कि आप इस पैसे का प्रयोग अपने राज्य के अधोसंरचना विकास में या यूं बोले कि विकासात्मक कार्यों में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कैंपा योजना आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ नरवा विकास योजना जो है वो इसी मद से संचालित की जाती है, खासकर उन क्षेत्रों में जो बहुत ज्यादा जंगलों से घिरे हुए हैं। क्लियर? चलिए, हमारी अगली योजना है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। ठीक है, बेसिकली ये जो कार्यक्रम है वो उन गांवों के लिए, ये यूं बोले कि उन क्षेत्रों के लिए लागू किया गया है या प्रारंभ किया गया है जो वन क्षेत्रों से 5 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये प्रारंभ हुआ है वर्ष 2000 में। ठीक है, वर्ष 2000 में फरवरी के महीने में इस योजना को प्रारंभ किया गया और इसके उद्देश्यों को देखें तो 1988 की वन नीति का सफल संचालन। ठीक है, पहला है
क्योंकि 1988 की वन नीति पहली नीति थी जिसमें जो राज्य है, ठीक है, उसके वन क्षेत्र में आने वाले लोगों के गांवों के अधिकारों की बात की गई थी। ठीक है, ग्राम सभा को जो अधिकार मिले हैं, या यूं बोले कि ग्राम सभा को वनों के दोहन का जो अधिकार है वो इसी एक्ट से मिलता है, 1988 की वन नीति से। ठीक ठीक। तो दूसरा उद्देश्य है वन संरक्षण में जन भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक, ये सुनिश्चित करना कि वन क्षेत्र जो है वहां पर गांवों के द्वारा या गांव के लोगों के द्वारा बहुत अधिक नुकसान ना हो, बल्कि वनों का संवर्धन किया जाए, इस योजना का लक्ष्य है। ठीक, क्रियान्वयन की बात करें तो वन क्षेत्र के 5 किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में ग्राम वन समिति, वन सुरक्षा समिति और इको विकास समिति का गठन। 3 चीजें आपको देखने को मिली, ग्राम वन समिति, वन सुरक्षा समिति और इको विकास समिति। देखिए, ग्राम वन समिति कहां पर गठित किया जाता है? ऐसे क्षेत्र जहां पर वनों का घनत्व 40% से कम है, वहां पर जो समिति गठित की जाती है वनों के संरक्षण के लिए, उसको क्या कहा जाता है? ग्राम वन समिति, इस योजना के अंतर्गत। ठीक है। दूसरा है वन सुरक्षा समिति। ऐसे क्षेत्र जहां पर वन घनत्व 40% से अधिक है, वहां पर जो समिति गठित की जाती है उसको क्या कहा जाता है? वन सुरक्षा समिति कहा जाता है। और तीसरा है इको विकास समिति। ऐसे क्षेत्र जो कि आपका अभयारण्य या राष्ट्रीय पार्क वाले क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, जो गांव राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य वाले क्षेत्र में आते हैं, वहां पर जो समिति गठित की जाती है उसको क्या कहते हैं? इको विकास समिति। ठीक, ये समितियां क्या करती है? इन समितियों को अधिकार होता है कि वो वन संरक्षण के लिए गांव के लिए नियम बना सकते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे, ग्राम वन समिति जहां पर 40% से कम वन घनत्व है, वन सुरक्षा समिति जहां पर वन घनत्व 40% से अधिक है, इको विकास समिति ऐसे गांव या ऐसे क्षेत्र जो अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में आते हैं, वहां पर जो गठित होती है समिति उसको क्या कहा जाता है? इको विकास समिति कहा जाता है। अगर इसके अद्यतन क्रियान्वयन की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 4 अभयारण्य कौन कौन से भाई? सीता नदी, तमोर पिंगला, उदंती अभयारण्य और अचानकमार। इसके अलावा आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इन 5 को इको विकास परियोजना के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है। ठीक है, इको विकास परियोजना वह परियोजना है जिसके द्वारा वन घनत्व में वृद्धि की जाती है। यूं बोले कि वनीकरण का कार्य जो है वो किया जाता है, वन क्षेत्रफल को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा? इको विकास परियोजना के अंतर्गत। क्लियर? तो याद रखेंगे, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम जो है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये आपका वन संरक्षण से जुड़ा टॉपिक है, और आपका जो निबंध वाला सेक्शन है वहां पर ये आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। इसके अलावा जो वन संरक्षण के ऊपर यदि आपको निबंध लिखने आया तो आप उसको वहां पर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे, फरवरी 2000 में चालू हुआ है ये। ठीक, इसके उद्देश्यों को याद रखें। 1988 की वन नीति को क्रियान्वित करने के लिए ये जो योजना है वो प्रारंभ की गई है। इसके अलावा 5 किलोमीटर का दायरा, 3 प्रकार की समितियां, कौन कौन सी समितियां? ग्राम वन समिति, वन सुरक्षा समिति और इको विकास समिति। और अद्यतन में कौन है? 4 अभयारण्य, सीता नदी, तमोर पिंगला, उदंती और अचानकमार। इसके अलावा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये इको विकास परियोजना के अंतर्गत शामिल किए जा चुके हैं। क्लियर? चलिए, हमारी अगली योजना है बांस प्रसंस्करण इकाई योजना। देखिए, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी हिस्सा है, खासकर नारायणपुर और बीजापुर वाला जो क्षेत्र है, वो बांस उत्पादन के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है, और साथ ही बांस से जुड़े हुए व्यवसाय में बहुत सारे लोग संलग्न हैं। ठीक, तो उन्हीं को ध्यान में रखकर तो ये जो बांस प्रसंस्करण केंद्र है, इनकी स्थापना का मुख्य लक्ष्य क्या है? जो बांस उद्योग से लगे हुए लोग हैं, या यूं बोले कि बांस की जो कलाकारी करने वाले लोग हैं, उन लोगों की आजीविका को सुनिश्चित करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनका आर्थिक स्तर ऊंचा करना। क्लियर? दूसरा उद्देश्य है बंसोड़ एवं बांस से जुड़े परंपरागत समुदाय बांस शिल्पकारों को उन्नत डिजाइन विकसित करने
कौशल उन्नयन एवं निरंतर रोजगार प्रदान किया जा रहा है। ठीक, तो इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो बांस से जुड़े हुए समुदाय हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ का जो हस्तशिल्प है वो न केवल छत्तीसगढ़ में, न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व स्तर पर अब पसंद किया जाने लगा है। तो उनको प्रोत्साहित करने में इस बांस प्रसंस्करण केंद्र का बहुत बड़ा योगदान आप मान सकते हैं। ठीक है, प्रदेश में वर्ष 2007-8 से 9-10 तक कुल 28 बांस प्रसंस्करण केंद्र जो है वो खोले जा चुके हैं। ठीक है, और अधिकांशतः इसमें किस क्षेत्र में खोले गए हैं, दक्षिण बस्तर वाले क्षेत्र में। ठीक, इनको विपणन करने के लिए, या यूं बोले कि इनकी खरीद बिक्री करने के लिए भी बैम्बू एम्पोरियम्स की स्थापना की जा रही है। ठीक है, पहला जो बैम्बू एम्पोरियम है वो आपका 2 नवंबर 2010 को स्थापित किया गया था। ठीक है, कारण क्या है, उन बांस से बने हुए उत्पादों को विक्रय करने के लिए, जिससे कि उन आदिवासियों को, उन क्षेत्र के लोगों को, उन बांस से जुड़े हुए कलाकारों को, कारीगरों को रोजगार मिल सके, उनको आर्थिक लाभ पहुंचाया जा सके। ठीक, अगर इसकी अद्यतन स्थिति देखें तो वित्तीय वर्ष 2020-21 से इस योजना का संचालन एवं संवर्धन छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड नया रायपुर द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये योजना जो है पहले किसके द्वारा चलाई जा रही थी, हस्तशिल्प बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही थी। अब कौन चला रही है इसको, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, याद रखेंगे इसको, हो सकता है आपको एमसीक्यू के रूप में पूछ दे इसको। ठीक, चलिए हमारी अगली योजना है जनश्री बीमा योजना। जनश्री बीमा योजना प्रारंभ किया गया है 1 मई 2007 से। ठीक, इस योजना के लक्ष्य की बात करें, यह योजना सभी तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता के परिवार के मुखिया के लिए है। याद रखिए, यहां पर संग्राहक को लाभ प्राप्त नहीं होता, बल्कि किसको होता है, जो उस संग्राहक परिवार का मुखिया है उसके लिए एक प्रकार की ये बीमा योजना है। ठीक है, परिवार के मुखिया की मृत्यु या विकलांगता के मामले में मनोनीत व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो योजना है उसके अंतर्गत जो संग्राहक परिवार है उसके मुखिया का बीमा किया जाता है और नॉमिनी के रूप में एक व्यक्ति को चुना जाता है। ठीक है, तो यदि इस व्यक्ति को, जो मुखिया है, उसको यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या विकलांगता आ जाती है तो ये जो नॉमिनी है इसको प्रदान किया जाता है इस योजना का लाभ। ठीक है, कौन कौन से लाभ, सामान्य मृत्यु हुआ तो 30,000 रुपए दिए जाते हैं सामान्य मृत्यु पर। ठीक, आंशिक विकलांगता पर 37,500 रुपए। ठीक है, अगर आंशिक रूप से विकलांग हो गया तो उसको कितना मिलेगा, 37,500 रुपए दिया जाएगा। दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 75,000 रुपए की राशि जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। दो स्थितियां कौन कौन सी, दुर्घटना में मृत्यु होने पर या स्थायी विकलांगता होने पर। तो बेसिकली ये योजना जो है वो एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ठीक है, बल्कि उस मुखिया के लिए है जो तेंदुपत्ता परिवार का पालन पोषण करता है। ठीक है, उसको अगर कुछ हो जाता है तो सामान्य मृत्यु पर पैसा प्रदान किया जाता है, आंशिक विकलांगता पर या दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में राशि जो है वो किसको दिया जाता है, जो नॉमिनी होता है उसको प्रदान किया जाता है। चलिए हमारी अगली योजना है अटल समूह बीमा योजना। ठीक है, ये प्रारंभ हुआ है वर्ष 2011-12 से। ठीक, प्रावधान क्या है इसमें, योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता के परिवार के किसी भी सदस्य की मौत के मामले में इस योजना के अंतर्गत नामांकित व्यक्ति को 6,500 रुपए का भुगतान किया जाता है। ठीक, यानी कि मान लो एक परिवार है जिसमें से कोई एक भी व्यक्ति क्या करता है, तेंदुपत्ता का संग्रहण करता है और उस व्यक्ति का नाम इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत है, तो यदि उसके परिवार में किसी की भी डेथ होती है तो इस योजना के द्वारा उस व्यक्ति को कितना दिया जाता है, 6,500 रुपए का भुगतान किया जाता है। ठीक, वर्ष 2018 में इस योजना के अंतर्गत थोड़ा सा संशोधन किया गया और यह कहा गया कि भाई वो जो पैसा है 6,500 वो बहुत कम है, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाए,
10,000 रुपए का भुगतान किया जाए। ठीक है, तब से ये जो राशि है वो 6,500 से बढ़कर कितनी हो गई, 10,000 रुपए हो गई है। ठीक, तो अगर उस तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार में किसी की भी एक की मृत्यु होती है तो उसको 10,000 रुपए का भुगतान उस नामांकित व्यक्ति को प्रदान कर दिया जाता है। चलिए, ये तो बात हो गई वन संरक्षण की। अब आते हैं वन्य प्राणी संरक्षण में। ठीक, तो वन्य प्राणी संरक्षण के लिए आपको पता होगा छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है। चलिए, इसका गठन किया गया है 16 फरवरी 2006 को। आपको पता होगा इसके बाद से फिर टाइगर रिजर्व बनाने का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ हुआ था। ठीक, छत्तीसगढ़ में। अगर इस बोर्ड के उद्देश्यों की बात करें तो पहला उद्देश्य क्या है, राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी मार्गदर्शन के अधीन रहते हुए जैव विविधता के संरक्षण और उसके अवयवों के पोषणीय उपयोग। अब ये शब्द कहां से मिल गया भाई, पोषणीय उपयोग मतलब क्या होता है, ऐसा उपयोग जिससे कि उन संसाधनों का अति दोहन ना हो। ठीक है, उसका संतुलित रूप से दोहन करना ही क्या कहलाता है, पोषणीय उपयोग कहलाता है, साथ ही उनके संवर्धन में। ठीक, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड का पहला ही उद्देश्य क्या होता है, पोषणीय उपयोग करना। ठीक है, जो जैव संसाधन है उसका पोषणीय उपयोग करना इस बोर्ड का पहला उद्देश्य है। ठीक, अगर वर्तमान में इस बोर्ड का गठन की बात करें, ठीक, तो छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है हाल ही में, और उसी के अंतर्गत आपका लेमरू एलिफेंट रिजर्व जो है वो प्रस्तावित किया गया है। किस रूप में, एक संरक्षण रिजर्व के रूप में। क्लियर। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है वन संरक्षण से संबंधित पुरस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उन लोगों को पुरस्कृत किया जाता है जिन्होंने वन संरक्षण या जैव संरक्षण की दिशा में कोई महत्वपूर्ण कार्य किया हो, उसी को देखते हैं। ठीक, तो पहला है इसमें हरियर छत्तीसगढ़ पुरस्कार योजना। देखिए, ये जो योजना है ये प्रारंभ किया गया है 30 जून 2018 से। ठीक, किसके नाम पर दिया जाता है, श्री मानिकराम गोंड जी के नाम पर। ठीक, उद्देश्य क्या है, वनीकरण को बढ़ावा देना, यानी वन संरक्षण को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो याद रखेंगे हरियर छत्तीसगढ़ पुरस्कार योजना जो है वो आपका मानिकराम गोंड जी के नाम पर दिया जाता है। 2018 से प्रारंभ हुआ है और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए ये जो पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है। ठीक, दूसरा है उत्कृष्ट वनीकरण के लिए जिला स्तरीय पुरस्कार। देखिए, ये जो पुरस्कार है ये राज्य स्तरीय पुरस्कार है। दूसरा है आपका जिला स्तरीय पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है वो प्रत्येक जिला स्तर पर उत्कृष्ट वनीकरण कार्यों के लिए व्यक्ति या संस्थाओं को प्रेरणादायक स्रोत के रूप में पुरस्कृत किया जाता है। यानी यदि किसी व्यक्ति ने वन संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है तो उसको जिला स्तर पर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और इसकी राशि होती है 2,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक। क्लियर। चलिए, हमारा अगला पुरस्कार है महावृक्ष पुरस्कार। ठीक है, महावृक्ष नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत बड़ा वृक्ष होगा, मोटा वृक्ष होगा। ठीक, सबसे अधिक मोटाई व ऊंचाई के वृक्ष जो स्वस्थ और सुविकसित होंगे उसके संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये जो पुरस्कार है ये प्रदान किया जाता है उस व्यक्ति को जिसने सबसे बड़े वृक्ष को संरक्षण किया है, संरक्षित किया है और उसकी देखभाल की है। ठीक, इस पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक, तो याद रखेंगे कि ये जो महावृक्ष पुरस्कार है इसकी राशि कितनी है, 25,000 रुपए है। ठीक, दूसरा आप देखेंगे वन अपराध की सूचना देने पर पुरस्कार। वन अपराध बोले तो जैसे कि आपका अभयारण्य है या मान लीजिए आपका रिजर्व क्षेत्र है। ठीक है, वहां पर मान लो कोई व्यक्ति पेड़ काटते हुए पाया जाता है तो वो व्यक्ति क्या कर रहा था, वन अपराध कर रहा था। ठीक है, अब समझ आया वन अपराध क्या होते हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ राज्य के वन विभाग द्वारा, किसके द्वारा, वन विभाग के द्वारा वन अपराध प्रकरण में अपराधी को सफलतापूर्वक पकड़वाने के लिए 1,500 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है प्रति प्रकरण। एक प्रकरण के लिए कितना, 1,500 रुपए, 2 करोगे तो 3,000 रुपए। ठीक है, तो हर प्रकरण के लिए 1,500 रुपए जो है
वो राज्य के वन विभाग के द्वारा वन अपराध की सूचना देने पर और अपराधी को सफलतापूर्वक पकड़वाने पर दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला है अवैध शिकार की सूचना देने पर पुरस्कार। ठीक है, अवैध शिकार मतलब आपको पता होगा कि जो संरक्षित जीव हैं हमारे यहाँ, या यूं बोले कि जो संरक्षित क्षेत्र है वहां पर शिकार, ये दोनों चीजें होती है अवैध शिकार के अंतर्गत। अवैध शिकार के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, पहली चीज संरक्षित जीवों का शिकार और दूसरी चीज संरक्षित क्षेत्र में शिकार। दोनों ही क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? दोनों ही चीजें अवैध शिकार के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो अवैध शिकार की सूचना देने पर राज्य शासन द्वारा गुप्त रूप से 5 से 50,000 रुपए तक की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। क्लियर है बात? ठीक, मतलब यदि कोई व्यक्ति वन अपराध कर रहा है या अवैध शिकार कर रहा है तो उसकी सूचना देने पर उसको 1500 रुपए से लेकर के कुल 50,000 रुपए तक की राशि इन दोनों योजनाओं के द्वारा या दोनों पुरस्कारों के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक, वन अपराध के लिए 1500 अधिकतम प्रति प्रकरण, जबकि अवैध शिकार की सूचना देने पर 50,000 रुपए तक के पुरस्कार जो है वो प्रदान किए जाते हैं। तो ये था हमारी योजना श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो वानिकी, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी योजनाओं को देखा, कुछ पुरस्कारों को देखा जो कि वन विभाग के द्वारा या राज्य शासन के द्वारा वन संरक्षण के लिए प्रदान किए जाते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।